नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपराइजिंग बिहार, जहां हम लेकर आते हैं असली मुद्दे, असली चेहरे और असली सवाल। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जो कि हाजीपुर के सड़कों से लेकर सदन में गूंजता है। बहुत-बहुत स्वागत है अवधेश सिंह जी आपका। चलिए, धन्यवाद। चलिए करते हैं एक ईमानदार बातचीत, जहां होंगे कुछ सीधे, कुछ उलझे हुए सवाल। राजनीति में आने के लिए आपकी क्या प्रेरणा थी सर? राजनीति में कभी हमको नहीं आना था। हम छोटा-मोटा व्यवसाय करते थे, व्यवसाय ही करना था। लेकिन हम लोग के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 1990 में पार्टी की सदस्यता हम लोग लिए और 2000 में वो विधायक हो गए, तो आना पड़ा। राजनीति में हम लोग के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी चूंकि विधायक हो गए थे, उनको साथ में काम करने वाला एक कोई साथी चाहिए था, उस नाते आए। और कभी यह कल्पना नहीं था कि माननीय उस समय के तत्कालीन विधायक और अभी के माननीय सांसद गिरिराज मंत्री कभी सांसद होंगे और एमपी होंगे, मंत्री होंगे, टिकट हमको मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कभी ऐसी कल्पना हमने नहीं की। पहली बार जब आपको जिम्मेदारी मिली, मतलब पहली जीत जब मिली, उस पल कैसा महसूस हुआ था? क्या लगा? हाँ, 2000 में हाजीपुर में कमल खिला था, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। तो स्वाभाविक है, हम लोग चूंकि 90-95 की चुनाव हारे थे, तो बहुत बेहद खुशी हम लोग को हुआ था कि हम जिनके लिए काम करते हैं वो चुनाव जीत गए हैं। बाकी निरंतर हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद बना रहा। लगातार 4-4 बार आदरणीय हम लोग के नेता नित्यानंद राय जी यहाँ से विधायक चुने गए। जब वह उजियारपुर से सांसद चुन लिए गए, तो फिर वह जिम्मेवारी पार्टी ने टिकट मुझे दिया और जो स्नेह समर्थन हाजीपुर के लोगों का आदरणीय नित्यानंद राय जी को मिल रहा था, वही स्नेह, वही समर्थन हमको भी मिला। इसके लिए हम हाजीपुर के जो लोग हैं, जिन्होंने वह अपना स्नेह समर्थन बनाए रखा, उनका आभार प्रकट करता हूं। और फिर कोई दूसरी और तीसरी जीत नहीं थी, सतत लगातार 2000 से जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, हाजीपुर में कमल ही खिला है। तो हाजीपुर के लोगों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, जो समर्थन दिया है, वह हम लोग चुका तो नहीं सकते हैं, उसका कोई हिसाब चुकता नहीं कर सकते हैं, चूंकि अपार स्नेह समर्थन मिला है और निरंतर कमल खिला है, जीत मिली है। इसके लिए हम हाजीपुर के लोग और अपने नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब तक की हाजीपुर के जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या रही है? देखिए, समय के हिसाब से जब 2000 में हम लोग चुनाव जीते थे, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। क्या फंड मिलता था विधायक को, क्या योजनाएं आती थी, सब परिस्थितियां अलग बदला है हर बार। धीरे 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 5 में जब एनडीए की सरकार बनी, तो विकास का जो काम होता है ना, तो हम लोग को याद है कि पूरे हाजीपुर शहर नहीं, वैशाली जिला, हाजीपुर सहित वैशाली जिला को 5 मेगावाट बिजली मिलता था, जो आज लगभग 100 मेगावाट पर चला गया है। तो लोगों ने भी कल्पना नहीं किया था। लोग गांव की जमीन बेचकर शहर में थोड़ा सा जमीन खरीदते थे कि 4-5 घंटे बिजली मिल जाएगी। और आज एनडीए की सरकार बनने के बाद और 14 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो इन क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। और आज ग्रामीण इलाकों में भी, शहरी इलाकों में तो है ही, ग्रामीण इलाकों में भी 20 घंटा 22 घंटा तक बिजली है। और सरकार विभाग लगातार इस तरफ काम कर रहा है कि हम लगातार निरंतर हम बिजली की आपूर्ति करें, कहीं से कोई बाधा ना आए, इस पर काम हो रहा है। पहले जो ट्रांसफार्मर लगता था, उसके मेंटेनेंस की कोई प्रक्रिया नहीं थी। जो तार लगता था, उसका कोई देखने वाला, जब तक टूट के गिरता नहीं था, उसका भी मेंटेनेंस पॉलिसी आ रहा है। तो बहुत काम हुआ है। लेकिन जो काम करने वाली सरकारें होती है, उससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है, आज हम लोग सब लोग बिजली पर डिपेंड हो गए हैं। अगर एक दिन के लिए 2-4 घंटे के लिए बिजली जाती है, तो पानी का अभाव हो जाता है। पहले गांव में लोग घर के बाहर सोते थे, छत पर सोते थे। अब चूंकि बिजली रहती है, तो पंखा में सोने का आदत हो गया है, तो कठिनाई होती है। नहीं, मेरा सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या था? एक परियोजना जिसका आप नाम लेना चाहेंगे। जिसे देखिए, हाजीपुर एक छोटा सा शहर था। जब यहाँ महात्मा गांधी सेतु बना, तो उसके बाद इस शहर का लगातार नवीनीकरण हुआ है, विस्तार होते चला गया, जिसका कोई प्लानिंग नहीं था। तो जो भी अब कई परिस्थितियों के साथ, कभी आदमी को भूख लगा है तो जो खाने को मिल जाए, लेकिन कभी सब कुछ चीज सिस्टमेटिक है, तो एक आदमी चाहता है ढंग से हम ये खाते, ये नहीं खाते।
तो यहाँ चूंकि अव्यवस्थित शहर, इसका प्लानिंग नहीं था, बिना अनप्लान्ड वे में शहर बसा, कई कठिनाइयां थी। और सीवरेज, सीवरेज हाजीपुर के लिए एक बड़ा सौगात है, क्योंकि जो महानगर होता है ना, बिना सीवरेज की उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ कठिनाइयां भी होती है। अब चूंकि पहले सीवरेज की जो कंपनी काम कर रही थी उसने काम छोड़ दिया, अब ग्लोबल टेंडर होता है, चाइना की कंपनी थी, बाद में पुनः टेंडर हुआ। 324 करोड़ की योजना है, कोई छोटी योजना नहीं है, हाजीपुर शहर के लिए बहुत बड़ी योजना है। लेकिन फिर ग्लोबल टेंडर में तोशिबा, जो जापान की कंपनी है, उसको काम मिल गया। काम की गति सही नहीं थी, जिसके कारण सड़कें कटी। सड़कें कटी तो लोगों को लग रहा है कि शहर का सारा सड़क कट गया है, विधायक जी सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, तो कठिनाइयां भी आती है। लेकिन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हाजीपुर के लिए। सीवर सिस्टम जब पूरा काम करने लगेगा तो हाजीपुर वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात, वह नमामि गंगे के तहत भारत सरकार की योजना है, एक बड़ा सौगात है हाजीपुर के लिए। क्या ये सीवरेज बन जाने से वो जो जल जमाव का समस्या है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, दो पार्ट है। हाजीपुर का मेन जो पार्ट है, हम लोग देखते हैं, आप भी जाते हो तो वो डूब जाता है बरसात के दिनों में, उसके लिए क्या? हाजीपुर शहर का जो शेप देखिएगा ना, तो जो नदी का किनार है वह ऊंचा है, उस पानी का बहाव पूरब और उत्तर की ओर है। कई सड़कें बनी, हाईवे बना, जिसके कारण एक बांध सा खड़ा हुआ। कई जगह जहां जल जमाव होता था महीनों, वहां आज के डेट में कॉलोनियां बस गई है। तो और दो पार्ट है, सीवरेज एक अलग पार्ट है और जल जमाव के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एक अलग पार्ट। तो जो घर से वेस्टेज वाटर या लिक्विड वेस्ट जो भी घर से निकलना है, चाहे वह सेफ्टी टैंक का विषय हो, किचन से जो पानी आती है, जो भी वेस्टेज वाटर है वह सब सीवरेज के द्वारा, तो लगभग 75% जो सब घर जब जुड़ जाएगा, दुकानें जुड़ जाएगी, कॉमर्शियल जो पहले से सीवरेज से जुड़ेगा, तो वह सारा चीज सिस्टम से एसटीपी के माध्यम से उसको शोधित करते हुए, संशोधित करते हुए उस पानी को, जो नहर है बिलट चौक में जाके मिलती है, उस नहर में उसका एग्जिट पॉइंट है, तो 75% डिस्पोजल हम लोग वहां कर लेंगे। और अभी बिहार की सरकार ने 2 महीने पहले प्रगति यात्रा के बाद, क्योंकि प्रगति यात्रा में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारा सारा शहर डूबता है, इसके लिए अलग से तो 129 करोड़ की योजना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो सैंक्शन होकर के टेंडर हो गया है, वो टेंडर की प्रक्रिया लास्ट स्टेज में है। एक आध सप्ताह के भीतर वो टेंडर फाइनल होना है। फिर जिस कंपनी को काम मिलेगा तो जो वर्षा का जल होता है, जो लगभग शुद्ध जल होता है, खराब जल नहीं होता है, अगर उसमें नाला का पानी न मिले, उसको ट्रीट करके हम लोग नदी के धारा में छोड़े, ऐसा प्लानिंग हम लोगों ने किया है। बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है। वह सिस्टम जब पूरी तरह काम करने लगेगा तो हाजीपुर जल जमाव से मुक्त हो जाएगा। हाजीपुर के किन इलाकों में आपको लगता है कि बदलाव दिखता है? देखिए, अगर रोज रोज देखते हैं शहर को तो लगता है शायद कोई बदलाव नहीं हुआ है। कई लोग, विपक्ष के लोग भी प्रश्न उठाते हैं कि 25 साल से बीजेपी का एमएलए है, हाजीपुर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। जब कोई लोग बाहर से आते हैं तब वह बताते हैं, चाहे वो आपके गेस्ट हों, हमारे गेस्ट हों, या कोई लोग बाहर में रह लिया है 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब जब हाजीपुर आता है तो उसको लगता है स्पष्ट रूप से एक अपना रामाशीष चौक है। आज से 10 साल पहले रामाशीष चौक को देख लीजिए। हम लोग उस जो रेलवे क्रॉसिंग था, जो गुमटी था, उसको क्रॉस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए जाम में फंसते थे। आज वह परिकल्पना लोग के दिमाग से दूर हो गया है। चमचमाता हुआ आरओबी बना है। फिर अपना रामाशीष चौक से जो हम लोग महात्मा गांधी सेतु की ओर जाते हैं, तो 8 लेन का सड़क बन रहा है, आरओबी बन रहा है। कई क्षेत्र है, एक क्षेत्र नहीं है। एक अपना हाजीपुर में छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे, गंडक के किनारे कौनहारा घाट है। पहले की स्थिति देख लीजिए, आज की स्थिति देख लीजिए। सदर हॉस्पिटल पहले का जो बिल्डिंग था, चूंकि बरसों पहले बना था, आज बहुमंजिली इमारत बनी है, बाजार समिति बना है, बड़ा सा बिल्डिंग बना है उसका। कई शिक्षा भवन बन गया। पहले शिक्षा विभाग का एक विभाग का ऑफिस 4-4 जगह हुआ करता था, अब समेकित एक जगह। तो कई क्षेत्र में बदलाव हुआ है। जब हम लोग नित्यानंद जी विधायक हुए थे तो हाजीपुर में पूरे शहर में नल जल का जो पाइपलाइन होता है उसकी दूरी थी 44 किलोमीटर, और आज 450 किलोमीटर नल जल का पाइपलाइन बिछा है। कई बड़ा बदलाव आया है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं है। विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहता है कि ज्यादातर योजनाएं कागजों पे ही हो जाती है, जमीनी स्तर पे नहीं होती है। इस पर क्या कहना चाहिए? विपक्ष जो बोल रहा है एकदम वो अपने बारे में सही बोल रहा है।
चूंकि जब विपक्ष के लोगों की सरकार थी, चाहे यहाँ हो या केंद्र की सरकार हो, तो एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी। अखबार में न्यूज आया था कि हम 100 पैसा अगर दिल्ली से भेजते हैं तो 14 पैसा ही जमीन पर जा पाता है। तो उनके समय का वह सही आकलन है। आज तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम, ट्रांसफर स्कीम चल रहा है, 100 पैसा अगर दिल्ली से चलता है, 100 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 99 रुपया नहीं, 100 रुपया लाभुक के खाते में आता है। अब तो जियो टैग हो गया है, अब वह समय भी गया। पहले के कई राजनेता हम लोग बचपन में सुनते थे कि जब बाढ़ आता था तो लोग बताता था कि चापाकल भी दह गया है, बाढ़ में चला गया। अब वह समय नहीं है। डिजिटल इंडिया 2047 में कैसे विकसित भारत बने, उस पर काम हो रहा है। अब वह लीपा पोती की समय चली गई, लेकिन विपक्ष के साथियों से हमारा अनुरोध है कि सतत जो भी काम होता है उस पर निगरानी रखना चाहिए। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, लेकिन यहाँ का है क्या कि विपक्ष के लोग जब चुनाव आता है तो दिखाई देते हैं, बाकी दिन कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा कोई योजना जो कि आप सोचते होंगे कि इसको और बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता था? देखिए, कोई प्लान हाजीपुर के लिए जो पहले हुआ उसमें अभी आपको लगता होगा कि नहीं, इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान किया जाता तो शायद आज वो स्थिति ना होती हाजीपुर। अब देखिए, जिसमें है उसमें है क्या कि कई जिला जो शुरू में जिला बना तो उसका जो जमीन वगैरह एक्वायर होता है उसी हिसाब से होता है। हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय था, बाद के दिनों में यह जिला बन गया, तो अनुमंडल के हिसाब से जो एक्वायर होता है जमीन वो एक्वायर किया गया था। लेकिन बाद में जब जिला बन गया तो उसी में चूंकि समाहरणालय बना जो अनुमंडल कार्यालय था, तो मन में कल्पना करना कि ऐसा होता। पहले बहुत गरीबी थी, गांव से लोग बीघा में जमीन बेचता था, आकर के यहाँ कट्ठा में जमीन खरीदता था। तो वह प्लानिंग उस समय पॉसिबल नहीं था, समय के हिसाब से भी आदमी को चलना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार प्लानिंग करती है और आगे के दिनों को देखकर प्लानिंग करती है। और तो पीछे जो प्रगति यात्रा या मुख्यमंत्री जी का जो भी यात्रा हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने आग्रह किया है कि प्लान कीजिए। एक सड़क बनता है, कोई ड्रेन वाले लोग आते हैं उसको काट देते हैं, फिर केबल वाले लोग आते हैं उस ड्रेन को काट देते हैं, फिर कोई और आता है उस सबको काट देता है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा लगता है सड़क को बनाने में भी। अगर कोई आया जेसीबी से पूरा पाइपलाइन को उखाड़ दिया, केबल को उखाड़ दिया, तो एक प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन वह सरकार के कई विभागों को मिला करके वो प्लान किया जा सकता है और भविष्य के लिए सरकार को प्लान करना चाहिए। ऐसा हमने बिहार विधानसभा में भी आग्रह किया है सरकार से कि अब प्लान करके हम लोग काम। एक मतलब पिछले कुछ दिनों से मैंने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे अक्सर लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब नेता लोग आते हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो नेता प्रतिपक्ष के लोग आते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? देखिए, जस्टिफाई तो लोग कर रहा है। हम जिस पार्टी से हैं, एनडीए से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता होने के नाते हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी कहा उसको किया है। चाहे वह पुराना जिन बातों को ले लीजिए, हम लोग 90 में भी नारा लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बना। हम कहते थे 370, हमारी पार्टी कहती थी, हमारे नेता कहते थे कि 370 हटाएंगे। हमने 370 हटाया, हमारी सरकार ने हटाई। तो हम लोग जो कहते हैं और जो विपक्ष के लोग कहता है, तो सतत हाजीपुर के लोग के आशीर्वाद मिलने के कारण ही कोई विधायक होता है। कमल अगर यहाँ खिलता है तो हाजीपुर के लोग का विश्वास, स्नेह, उनका सहयोग सब प्राप्त होता है, तब विधायक होते हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बार अपने देखिएगा अगल बगल में कोई लोग मुखिया हो जाते हैं तो गांव से आके शहर में रहने लगते हैं। हाजीपुर के लोगों ने 3-3 बार हमको आशीर्वाद दिया, लेकिन आज भी जैसे गांव में हम रहते थे, गांव में ही रहते हैं। कार्यालय काम करता है, कई विधायक लोग का कार्यालय काम करता है। अपने यहाँ रविवार और जो छुट्टियां होती है, सरकार की छुट्टियां, उसको छोड़कर पूरा सब दिन विधायक कार्यालय काम करता है। वहाँ पूरा सिस्टम है, लोग बैठते हैं, कोई लोग को असुविधा नहीं हो। और हाजीपुर सहित जिला के भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो सारी व्यवस्था रखी गई है। सुबह सुबह घर पर लोग मिलने आते हैं, शाम में हम लोग कार्यालय पर बैठते हैं। तो कहना तो अलग विषय होता है कि भाई वो थे नहीं, वो मिले नहीं, तो वो कहने वाले कहते रहेंगे। हाजीपुर का लोग का स्नेह समर्थन जैसे मिला है, आगे भी बीजेपी को, एनडीए को मिलता रहेगा। जनता तक पहुंचने के लिए क्या जमीनी या डिजिटल उपाय किए गए?
देखिए, जनता तक पहुंचने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए तो उपाय वो लोग करेगा जिसकी पहुंच जनता तक नहीं है। तो हम तो 365 के 65 दिन लोगों के बीच रहते हैं। और डिजिटल का जहां तक बात है, सोशल मीडिया का बात है, तो वह अपने ऑफिस के द्वारा संचालित है। जो भी, चूंकि हम लोग इन चीजों को जानते नहीं है बहुत, तो उसके लिए जो लड़का अपने ऑफिस में है वो देखता है डिजिटल को। क्या कभी आम जनता से सीधे मुलाकात में ऐसा कोई वाकया सुनने को मिला या फीडबैक सुनने को मिला जो चौंकाने वाला हो, अगर आप शेयर करना चाहो तो? कोई ऐसा मामला? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, होता क्या है कि एक जो कोई दूरी होती है कि नेताजी हैं, विधायक जी हैं, गरीब गुरबा है, कोई भी साधारण लोग है, तो ऐसी कोई दूरी हमारी लोगों से है नहीं। क्योंकि जब नित्यानंद राय जी, हमने पहले बताया कि यहाँ के विधायक थे, तो उनका काम को हम देखते थे, लोग के बीच रहते थे। तो जिस तरह से जब वह पहली बार टिकट का विषय आया, तो आज के युग में लोग सब कुछ लगा देता है कि टिकट हमको मिलना चाहिए। हमने इनकार कर दिया था जब हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी ने कहा कि चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, तो हमने इनकार कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। चूंकि सुनते थे हम लोग विधायक जी ऐसे, विधायक जी वैसे, जो भी। तो हमारे नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी ने कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वही करना है जो आप कर रहे थे। कभी न लोगों से कटिएगा, न लोग से दूर होइएगा। जैसे हाजीपुर के लोगों की सेवा आप कर रहे थे, सतत वही करना है। आपके मन में अगर है कि विधायकी अलग से कुछ होता है, वह विधायक अगर बनिएगा तो फिर दोबारा चुनाव नहीं जीत पाइएगा। इसलिए जिस तरह एक कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे थे, उसी तरह। तो कभी कोई ऐसी दूरी नहीं हुई कि हाँ, कोई झिझक, कोई बेझिझक। जो लोग आते हैं खुल के बात करते हैं। हमको भी अपने लोगों के बीच यह बताने में थोड़ी भी असहजता नहीं होती है कि यह काम नहीं होने योग्य है, तो हम कहते कि इसको हम करा देंगे। ऐसा सिस्टम अपने यहाँ नहीं है। तो लोग से घुले मिले हैं, जो लोग के मन में आया लोग कहते हैं, जो हमारे से होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो साफ साफ अपने लोगों को हम लोग बता दें। एक दिन के लिए अगर डिजिटली डिस्कनेक्ट होना पड़े तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, डिजिटल डिस्कनेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग जैसे एनडीए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा से डिजिटल प्रचार प्रसार में बहुत जोर देती है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो उसमें मतलब अगर पूछा जाए कि एक दिन के लिए डिजिटली डिस्कनेक्ट होना है, तब फिर लोगों से कैसे जुड़िएगा? एक पहले जो हम आपको बताए कि डिजिटल का जो टीम है, वह डिजिटल देखता है। तो हम तो जिसको बोलते हैं आई कनेक्ट, तो हम तो लोगों से उसी कनेक्ट में रहते हैं। तो डिजिटल का टीम देखती है, और आज के डेट में सोशल मीडिया या डिजिटल आवश्यक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो टीम देखती है, हो सकता है उसको असुविधा हो, हम तो जैसे जुड़ते हैं वैसे जुड़े रहेंगे। अब सवाल जो है युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप या सरकारी योजना, इनमें से आपका जोर किस पे है? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, हाँ। काफी कम है। सरकारी नौकरी जो तय है उतना ही होना है। बाकी जो स्टार्टअप की बात हम लोग करते हैं या स्वरोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार कोई बुरा चीज नहीं है, अच्छा चीज है। स्वरोजगार करना ही चाहिए। और स्टार्टअप वगैरह तो अब, पहले देखिए हम लोग जब बच्चे थे, 80 की बात बताते हैं, 85 की बात बताते हैं, उस समय पढ़ाई का भी जो सिस्टम है वो सीमित था। आईए, आईएससी, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन होता था। उसी बीच जिन लोग को सेना में जाना है, फौज में जाना है, अर्धसैनिक बल में जाना है, क्लर्क में जाना है, बाकी कुछ लोग ग्रेजुएशन करते थे, पीएचडी की तैयारी करते थे, कुछ बड़ा सोच जिनका था। तो अब तो ढेर सारा स्कोप हो गया है, जो लोग जहां से चाहे टर्न ले सकता है। और एक से एक, पहले सरकारी नौकरी छोड़ करके कोई नौकरी नहीं था, अब तो मल्टीनेशनल कंपनियां एक से बढ़कर एक सैलरी का कर रहा है कि हम इतना सैलरी देंगे आपको। तो हर क्षेत्र में कई रास्ते हैं, जिनको युवाओं को, युवतियों को जो भी रास्ता चुनना है तो चुनना चाहिए। और हम तो युवाओं से एक ही आग्रह करेंगे कि बहुत प्रयास करना है, करे। अच्छा चीज है, सरकारी नौकरी होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो खाली नहीं बैठना है। अब तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लेकर के अब तो वह वंचित वर्ग जो परंपरागत अपना, चाहे वह
हस्तकरघा का हो, कुम्हार भाइयों के लिए हो, नाई का हो, सब क्षेत्र में सरकार मदद कर रही है। तो जो लोग जहां मदद लेना चाहे, सरकार तैयार बैठी है, मदद ले और बैठकर सिर्फ प्लानिंग नहीं करे कि हम सोच रहे थे कि अगली बार करते, पिछली बार करते। जब जहां है वहीं से कुछ शुरुआत करनी चाहिए, और वह शुरुआत अगर ईमानदारी से किया गया है, मेहनत उसमें किया गया है, तो निश्चित तौर पर अच्छा मुकाम युवाओं को मिल सकता है। आज के युवाओं के लिए क्या कहिएगा? डिग्रियों के पीछे भागना चाहिए या फिर उन स्किल डेवलपमेंट या फिर व्यावसायिक शिक्षा के पीछे भागना चाहिए? देखिए, भागना कहीं नहीं चाहिए। युवाओं को एकदम एकाग्र होकर कोई लक्ष्य तय करके हमको इसको पाना है, मतलब पाना है, उस पर काम करना चाहिए। कहीं भागने भगाने से युवाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई क्षेत्र में जीवन, देखिए, हम तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति हुए थे, तो हम लोग तो कहते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर है और राष्ट्रपति जो वहां के होते हैं वो सुपरमैन होते हैं। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। तो उस राष्ट्रपति से लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा था कि आप तो सुपर पावर के सुपरमैन हैं, अब आप अपने बेटा से क्या अपेक्षा रखते हैं? उन्होंने कहा था, बड़ा सुंदर सा जवाब दिया था कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा काम के जिस क्षेत्र, जीवन के जिस क्षेत्र में काम करे, लोग अगर एक एग्जाम्पल के तौर में अगर वह शूज पॉलिश भी करता हो, लोग आपस में चर्चा करें कि शूज पॉलिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो वो करता है वो कोई नहीं करता है। तो हम, तात्पर्य है कि अपने जिस मुकाम, जिस क्षेत्र में हम जुड़े हैं, उसमें जो उत्कृष्ट हो सकता है, जो अच्छा से अच्छा हो सकता है। टोकरी बहुत लोग बना रहा है, हम जो टोकरी बनाए वो एक एग्जाम्पल बने कि भाई बहुत सुंदर टोकरी बनाता है। तो युवाओं से हम आग्रह करेंगे, कोई काम छोटा नहीं होता है। अपने क्षेत्र का चयन करें कि हमको किस क्षेत्र में काम करना है, और उसमें जो उत्कृष्टता हो सकती है वो उत्कृष्टता तक पहुंचे, ऐसा काम करना चाहिए। हाजीपुर को ग्रेटर पटना में इंक्लूड करने की चर्चाएं होती है बराबर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ग्रेटर पटना, नूतन पटना करके परिकल्पना कई बार आई है। अब तो हाजीपुर चूंकि पहले से 4 लेन जो महात्मा गांधी सेतु था उससे जुड़ा था, अभी समानांतर जो पुल का निर्माण कार्य हो रहा है 8 लेन होने जा रहा है। बगल के सोनपुर में जेपी सेतु जो 2 लेन था, उसके बगल में 4 लेन का कार्य प्रारंभ हो गया है। और कई सड़क अपनी, एक पूर्णिया के लिए सड़क जो धोघट्टी मुजफ्फरपुर रोड में है, NHAI की सड़क से ग्रीन हाईवे जो बन रहा है, तो कहीं से हाजीपुर अलग नहीं है। और पीछे विधानसभा के सत्र में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि हाजीपुर, जिसको उत्तर बिहार का गेटवे ऑफ उत्तर बिहार जिसको बोला जाता है, उसको मेट्रो लाइन से जोड़ दीजिए कि रामाशीष चौक जो रेलवे स्टेशन के पास का चौक है, वहां से गाय घाट की दूरी हम लोग का 10 मिनट का हो जाएगा। अभी जो कई बार कोई घटना घटती है, कुछ विषय होता है, जाम की इशू होता है, सरकार पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी लगातार काम कर रही है। तो हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसको मेट्रो से हाजीपुर को जोड़ दीजिए, लोगों को भी सुविधा होगी, पर्यावरण प्रदूषण का जो स्थिति है उससे भी हम लोग को मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरीके से बीच में गांधी सेतु है, उस तरफ पटना है और इस तरफ हाजीपुर है, तो निश्चित तौर पर यह राजधानी का ही एक पार्ट होने वाला है। विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद एक पोस्ट है, इसको मिलने के बाद आसपास के लोग, दोस्त, नाते रिश्तेदार, घर वाले, उनका आपके प्रति व्यवहार बदला है? कभी लगा ऐसा कि नहीं, पहले जो अपनापन था उसमें कमी हुई है, या फिर सर जी कह के बुलाने लगे, इस तरह का कोई कहीं कोई कमी नहीं हुई है। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। और शुरू में जब हम विधायक बने, कुछ लोगों को लगता है कि शायद अब विधायक जी भूल गए होंगे, कुछ दोस्त, कुछ रिलेटिव्स को भी लगता है कि शायद बहुत बड़ा पद है। और कई लोगों ने इसको फील कैसे किया हमको नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों ने चर्चा की विधायक जी पहचाने कि नहीं पहचाने, विधायक जी हम आ सकते हैं क्या? तो उन लोगों से हम आग्रह किए थे शुरू के दिनों में कि मन से निकाल दीजिए, कोई बदलाव आया है, जिस दिन हम बदलेंगे उस दिन हाजीपुर का लोग हमको बदल देगा, इसलिए हम बदलने वाले नहीं हैं। वह कल्पना जो मन में कहीं से ला रहे हैं उसको कभी मत लाइएगा, जैसे थे वैसे है। और
कोई अंतर नहीं आया। आज भी वही अवधेश है जो पहले हुआ करते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पहले ही बोले कि हमारे नेता ने कहा था, आप बदलिएगा लोग आपको बदल देगा, बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे काम करते थे वैसे लोगों के बीच रहिए, लोगों की सेवा कीजिए। जिस रूप में हम काम कर रहे थे उसी रूप में लगातार काम किए हैं। आगे भी हाजीपुर का लोग का स्नेह सहयोग मिलेगा, उसी रूप में हम काम करते रहेंगे। पिछले 15 सालों में जब से विधायकी मिली है, तब से कभी किसी एक दिन ऐसा लगा कि अब ये राजनीति छोड़ देना चाहिए? ऐसा कोई घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट हो? देखिए, होता क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। जो लोग दिन-रात काम करने वाले हों, उन पर बिना मतलब का अगर कोई आरोप लगता है तो भीतर से कष्ट होता है। इंसान। लेकिन हम लोग तो अपने सोशल मीडिया का जो टीम है, मीटिंग होता है, तो मीटिंग में भी हम अपने लोगों से आग्रह करते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ हम लोग को नहीं जाना है। जो जा रहे हैं उनको मुबारक हो। हम लोग जो पॉजिटिव काम है, जो सकारात्मक, आप एक वीडियो देख लीजिएगा बिहार विधानसभा में, जिस समय हम लोग सरकार में नहीं थे, हम विपक्ष में थे और बिजली के विषय पर अपनी बात रखनी थी। तो हमने जब अपनी बात रखी तो बीच में ही हमारे दल के नेता ने कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, इस बात का विधायक जी ख्याल रखिए। पूरा वीडियो है ऑन द रिकॉर्ड। और विपक्ष के जो नेता होते हैं, अति सत्ताधारी दल के जो नेता थे, उसमें से कई नेता, आदरणीय विजय चौधरी जी जो संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने खड़ा होकर मेरे भाषण के बाद धन्यवाद दिया कि विधायक जी आपने बहुत अच्छा बोला है। तो जिससे बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने बिजली पर जब काम शुरू हुआ था, उस समय पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा था, देखिए अपने प्रधानमंत्री जी भी गरीब परिवार से आते हैं, चीजें एक एक विषय जो बहुत छोटा होता है, उन्होंने जब अपनी बात रखी कि एक दिन अगर 4 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो हम लोग 6 महीने चर्चा करते हैं कि काम क्या करते हैं। काम करने बैठे थे, बिजली चली गई, बिजली चली गई। और देश में करोड़ों परिवार जिसका 4-4 जनरेशन चला गया और बिजली हम नहीं दे पाए हैं, ये किसका काम था? उन्होंने कहा कि या तो हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारे जिम्मे था, या मुख्यमंत्री जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उन्होंने कहा कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं। पहले जो बिजली कंपनी काम का निविदा करता था, जिस गांव से बिजली का पोल और तार चला जाता था, कंपनियां, विभाग उस गांव को इलेक्ट्रीफाई मान लेता था कि यहाँ का विद्युतीकरण हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच कि पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना चाहिए हम देते हैं, आप लोग खड़े होकर, चूंकि उसका भी ऑनलाइन टेंडर होगा, बड़ी कंपनियां काम लेगी, फिर उसी तरह काम करके वो चली जाएगी। अपने विधायकों और सांसदों से रिक्वेस्ट किए थे, आग्रह किए थे कि आप लोग खड़ा होकर हर घर को बिजली दे दीजिए। राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में हर घर को बिजली दे दिया है। तो आज बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। कई बगल के प्रदेश की टीम यहाँ वह व्यवस्था देखने आती है। हालांकि इसमें भी बहुत सुधार की गुंजाइश है, सरकार लगातार काम कर रही है। तो कई चीजें हैं जो बदली है और नेतृत्व संवेदनशील सरकार केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक चीज को, जो कठिनाइयां हैं, कठिनाई तो आती है जब काम प्रारंभ होता है। अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए परिवार के एक सदस्य को, परिवार के हर सदस्य, एक सदस्य को 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत के तहत किया जाना है। कई लोग शिकायत करने आते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं था। देखिए बड़ी बड़ी आबादी है, बड़ा देश है, इंफ्रा खड़ा करने में समय लगता है। तो आज शुरुआत हो गई है तो लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आज 70 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, कोई गाइडलाइन नहीं है। जैसे ही 70 साल उनका पूरा होता है, परिवार पर एक बोझ हो जाता था। बुजुर्ग, खांसी है, थोड़ा तबीयत खराब है, लोग देखता था बेटा का कॉपी लाना है, ट्यूशन कराना है, बाबूजी को कल दिखला देंगे, दादाजी को परसों दिखला लेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत लाया, तो बड़ा स्कीम है, बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देश का है। तो उसमें इंफ्रा में समय लगता है। एक ही दिन में कोई चाहे कि सब कुछ व्यवस्थित मिल जाए तो कठिनाई होती है। और लोग को उन योजनाओं का लाभ भी उठाना चाहिए और उसके प्रति थोड़ा यह भी होना चाहिए कि हम उसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि हर चीज को देखने सरकार नहीं आती है।
लोग का भी दायित्व होता है कि उन चीजों को देखें और उसमें सहयोग करें। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की हालात बहुत नाजुक है, जैसा मैं खुद महसूस करता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है। तो उसके लिए क्या कदम उठाया गया है या कोई प्लान है ऐसा जो उस मतलब शिक्षा व्यवस्था जहाँ बेसिक शिक्षा जहाँ बच्चों की नींव रखी जाती है, उसमें सुधार लाया जाए ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए और जो हो रहा है कि भाई शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। चमचमाती भवनें हैं, शिक्षा विभाग ने भवन बनाया है। क्या भवनें परिपूर्ण है? वही वही बताने, हर कुछ चाहिए ना, खूब ज्ञानी शिक्षक आ गए, बैठने का जगह नहीं है, कहाँ पढ़ा पाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति की कई चरण पूरी हो गई है। जहाँ जिस विभागवार शिक्षकों की कमी थी वहाँ शिक्षक भेजे जा रहे हैं या 1 महीना के भीतर भेज दिए जाएंगे। बाकी अभी बिहार सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया है। जिन विद्यालयों में पैसों की कोई कमी नहीं है, अभी तो विद्यालय में इधर जब सरकार बनी एनडीए की 1.5 साल के भीतर ढेर सारा काम हुआ है और जो कमी रह गई है सभी प्रिंसिपल से, विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य से स्पष्ट रूप से हम तो पूरे हाजीपुर मतलब विधानसभा क्षेत्र की एक बैठक +2 तक की जो विद्यालय है उसका एक बैठक बुलाए थे। जो भी कमी है, चाहे बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कमरा नहीं है, किसी भी तरह का जो इंफ्रा चाहिए उसके लिए उस पर अभी 15-20 दिन के भीतर पूरा का पूरा डालने के लिए बोला गया। सरकार प्रायोरिटी में उस इंफ्रा पूरा का पूरा खड़ा हो जाए। शिक्षकों के बहाली का लगभग 90% काम पूरा हो गया है। तो सही बात है कि बच्चे अगर जो देश के भविष्य होते हैं अच्छा शिक्षा लेंगे, बेसिक कमजोर होगा तो एकदम नहीं उसमें देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि सरकार में नहीं थे, फिर भी सरकार ने अगर काम किया है, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, तो हम तो उस विषय को रखे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर हम तो गैर सरकारी संकल्प लाए थे, ऑन द रिकॉर्ड है, उसको निकाल लीजिए आप लोग। हम बताए थे, सरकार से आग्रह किए थे कि आप जो खिचड़ी देते हैं, जो पोशाक देते हैं, जो साइकिल देते हैं, सब बंद कर दीजिए और क्लास 1 से +2 तक किसी भी जाति धर्म के बच्चे पढ़ना चाहें सरकारी विद्यालय में, क्यों खिचड़ी दे रहे हैं भाई? मिड डे मील देने का जरूरत नहीं, आप 3 टाइम का भोजन उनको दीजिए और +2 तक करा दीजिए। जो भी गरीब, जो मेधावी बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, अगर +2 की शिक्षा ले लेती है तो अगला जनरेशन उसका अनपढ़ नहीं होगा, ये हम गारंटी के तौर पर कह सकते हैं। हक अधिकार की जहां तक बात होती है, तो अगर कोई भी लड़का या कोई लड़की +2 की शिक्षा ले लेता है तो वह अपना हक और अधिकार सब कुछ लेने में सक्षम हो जाएगा। और हम तो कहते भी हैं कि आज तक कई देशों ने जो टेक्निक का तरक्की हुआ, अणु बम, परमाणु बम सब बन गया है। आज तक कोई ऐसा बम नहीं बना, कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो गरीबी पर काबू पा सके। शिक्षा ही वह शस्त्र है जो अपने हक अधिकार और गरीबी को दूर भगा सकता है। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में हम गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हम आग्रह किए थे कि यह रोक मत लगाइएगा कि आपको इसी में पढ़ाना है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अपने बेटा बेटी को अगर विदेश में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं, लेकिन बाकी कोई छूट ना जाए, सब लोग को +2 की शिक्षा दे दीजिए। हम तो ऐसा सोच रखते हैं, सरकार से ऐसा आग्रह किए हैं। जब कभी फिर मौका आएगा हम सरकार से पुनः आग्रह करेंगे, कोई भी बच्चा हमारे किसी भी जाति का, बिहार का कोई बच्चा शिक्षा से दूर न रह जाए, अच्छी शिक्षा उसको मिल जाए, यह प्रयास हम लोग का जारी रहे। एक जो रोजगार के बारे में है कि रोजगार मेला लगता है या फिर कुछ ऐसा कभी पर्सनल लेवल पे करने का कोई योजना है कि वो विधायक फंड से हो, विधायक जी के द्वारा हो रहा है, वहां पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को बुलाया जाए और उस तरह का प्रोग्राम आपके जानकारी के लिए, पूरे बिहार में अब कई लोग लगवाए हमको नहीं मालूम है, सब रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। दर्जनों बार विधायक कार्यालय पर हमने अलग से जॉब फेयर लगवाया है। अभी 3-4 महीने पहले सिंधुआरी में एक बड़ा जॉब फेयर, जो रोजगार भी जो कई लड़के या लड़कियां करता है, बोलता है लोग कि हम रोजगार करने अलग जाए क्या, तो 150 लोगों का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित जो साइबर फ्रॉड होता है उससे संबंधित जॉब, जिसकी सैलरी 80,000 से 1.5 लाख तक है,
हाजीपुर में ही रोजगार मिलना है ऐसा भी जॉब फेयर हम लोगों ने लगवाया है। उसमें कई लड़कों लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। उसका हेडक्वार्टर भी अपने हाजीपुर महुआ मोड़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा दर्जनों जॉब फेयर जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसका हमने लगवाया है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। और ढेर सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। कई लोग अलग काम करना नहीं चाहते हैं, अलग जाना नहीं चाहते। जैसे अपने यहाँ ITI का जो ट्रेनिंग है, जो जो कुछ भी है, तो मारुति कंपनी तो 8,000 से 10,000 रुपया, 15,000 रुपया तक के उसका भत्ता देने के लिए कि हमारे यहाँ रहेगा, खाना खाएगा, रहेगा, उसका एक नॉमिनल चार्ज, मतलब जो उसका ट्रेनिंग की अवधि होगी उसमें 10,000 रुपया महीना लगभग बच जाएगा। और वहीं उसका कैंपस सिलेक्शन का भी है। लेकिन अब अपने यहाँ के जो युवा हैं उनके मन में है कि काम हमारे घर पर मिले। तो कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनियां है, वो हम लोग के कहने पर हाजीपुर में उद्योग नहीं लगा सकता है। और यहाँ चूंकि बड़ी आबादी है, नेचुरली जो लोग बच्चे कहते हैं कि हमको बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हरियाणा और पंजाब के बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, कम संख्या में जाते हैं। चूंकि धनी प्रदेश है तो बाहर जाने से भी हिचकना नहीं चाहिए। काम करना है तो काम का ही करेंगे। और जब हम किसी चीज में पारंगत हासिल कर लेंगे। हाजीपुर के युवाओं से सरकार शिकायत है कि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो उस तरह का जॉब वो घर पे चाहते हैं। तो इस शिकायत को दूर कीजिए आप लोग। हाजीपुर के युवाओं से शिकायत है कि आप जो चाहते हैं कि आपके घर पे नौकरी मिल जाए, ये मुश्किल है। आप उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए कर्मयोगी बनना पड़ेगा आपको। ये जगह घर का मोह जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर अच्छा एक सवाल है कि अगर छुट्टी मिले और कहीं कोई पहचान नहीं पाए, ऐसा कभी मन में आता हो कि इन सब चीजों से कहीं दूर चले जाते हैं, तो ऐसा कौन सा जगह है जहां आप जाना पसंद करेंगे? हम कहीं जाने होने वाले नहीं हैं और छुट्टी ही छुट्टी है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। हम हाजीपुर के लोग के बीच रहते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमारा काम का बहुत व्यस्तता है, मैं क्या करूं। लोग के बीच से अगर अलग हो जाते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर लगता है कि कब हम हाजीपुर जाए, कब हम लोग से मिले, कब लोगों के बीच रहे हैं। तो ऐसा कुछ मन में नहीं आता है कि हम कहीं घूमने जाते, कहीं अकेले अकेले घूमते। हाजीपुर के लोग का सहयोग साथ मिला है, सदा मिलता रहे, बस यही कामना है। एक रैपिड फायर राउंड है, एक सवाल होगा, उसका तुरंत जवाब देना है, ठीक है? आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? आदरणीय नित्यानंद राय जी, जो हम लोग के नेता हैं। राजनीति में सबसे बड़ी अफवाह क्या है? देखिए, राजनीति में कुछ लोग अफवाह का ही दुकान चलाते हैं, तो सबसे बड़ा और छोटा नहीं होता, कुछ लोग का धंधा ही है अफवाह फैलाना। जनता से ऐसा कोई वादा जो आज भी अधूरा है? देखिए, कई चीजें होती है, हो सकता है कब कोई वादा हम किए हो, तो इसलिए हम तो अपने लोगों को कहते हैं कि वादा जो नहीं होने वाला काम है उसका वादा हम नहीं करते हैं। और जो वादा कर लिए हैं, लोग से हम आग्रह करते हैं कि समय पर तगादा कीजिए, अपना काम आप हमसे करा लीजिए। तगादा करते रहिए। बिल्कुल। विपक्षी नेता जिससे सीक्रेटली इम्प्रेस है? ऐसा कुछ है नहीं, बहुत देखिए हम लोग चूंकि जहाँ से जुड़े रहे हैं, उसके अलावे मन में कभी कोई विचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और आगे भी, पार्टी टिकट दे, पार्टी टिकट न दे, कोई बहस नहीं है। जहाँ थे, हैं, वहीं आगे रहेंगे। आपका आदर्श नेता, मतलब अभी के समय नहीं, पुराने नेताओं में से कोई? देखिए, बहुत कुछ वैसा नहीं है। हम लोग चूंकि निश्चित तौर पर नित्यानंद राय जी चूंकि जमीन से काम करना शुरू किए थे और आज वो आज है। इससे पहले पुराने नेताओं में जैसे 90 के दशक में, देखिए 90 का दशक, अटल जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको पक्ष और विपक्ष कोई भेदभाव वो भी नहीं करते थे, लोग भी उनके स्नेह में, सम्मान में कोई कमी नहीं करता था। निश्चित तौर पर हम लोग के आदर्श है। जनता की सबसे मजेदार शिकायत? देखिए, शिकायतें रहती है। हम तो जिस पंचायत में अगर 3 महीना में 5 बार चले गए, वहां भी जाएंगे तो 1-2 लोग मिल जाएंगे, क्या विधायक जी चुनाव आ गया क्या? तो वह अपने लोग अपने अंदाज में शिकायत करते हैं और फिर वही लोग सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। विधायक बनने के बाद सबसे अजीब अनुभव कब हुआ? ये ऐसा कोई नहीं, हम तो पहले ही बताया कि हम कहाँ महसूस कर रहे हैं कि विधायक बने हैं। जैसे थे, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उसी तरह काम कर रहे, अलग से कोई अनुभव नहीं। चुनाव के दौरान ऐसा सबसे अजीब वादा जो किसी और ने किया हो, वो कोई अगर याद हो तो? किसी और नेता के द्वारा कोई वादा किया गया हो जो आपको याद हो, जो सबसे अजीब लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ। विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों
के जवाब से हमारा दिल खुश कर दिया है। हाजीपुर की जनता को बहुत उम्मीद है और आपने आज अपने बातों से उस भरोसा को भी दिखाया है जो हाजीपुर की जनता आप पे करती है और आप जो हाजीपुर की जनता पे करते हैं। आप देख रहे हैं अपराइजिंग बिहार, जहां हम बात करते हैं बिहार के उन चेहरों से, बिहार के उन मुद्दों की जो बिहार के बदलाव का हिस्सा है, जो नया बिहार जो बन रहा है उसमें उनके सृजन में उनका हाथ है। आज का एपिसोड था हमारे हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश सिंह जी के साथ। दोस्तों, अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हाजीपुर के तमाम लोगों तक ये शेयर करें, जहां जो विधायक जी की जो बातें हैं वो उन तक पहुँचे, उनका मैसेज लोगों तक पहुँचे और ये एक जो युवाओं के लिए जो सर का शिकायत था, वो शायद मेरी भी शिकायत है कि आज के युवा वो घर बैठे ही सब कुछ चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विधायक जी भी कहते हैं और मेरा भी मानना है। इस पे थोड़ा युवाओं के लिए है कि वो इस चीज़ से आगे बढ़े और रोज़गार जहाँ भी मिलता है, फर्स्ट हैंड जॉब जहाँ भी मिलता है, वहाँ करने की कोशिश, उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। बाद में उसमें स्विच करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सीढ़ियाँ लगातार निरंतर चढ़ती रहनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपराइजिंग बिहार सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।